अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट एसएलई में ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? अवॉइड सन एक्सपोजर। ठीक है, सन एक्सपोजर को आपने सूरज की छाँव नहीं लेनी, आपने जो है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज़ करनी है, आपने जो है सन ग्लासेस यूज़ करनी है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है, सूरज के नीचे जाना है तो सनस्क्रीन यूज़ करनी है, सन ग्लासेस यूज़ करनी है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने, वो कहेगी मुझे बहुत बड़ी दर्द है जॉइंट्स में, स्किन में, ठीक है, तो आप उसको एनाल्जेसिक्स दे देंगे, आपको एनसैड्स दे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फिर अगर तो माइल्ड डिजीज़ है स्किन और जॉइंट्स तक तो आप एनाल्जेसिक्स दे देंगे, एनसेड्स दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मॉडरेट स्किन एंड जॉइंट सिम्टम्स हैं तो आप क्या देंगे? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिस्कॉइड रैश एंड सिस्टेमिक ल्यूपस। ठीक है, फॉर द मॉडरेट स्किन एंड जॉइंट सिम्टम्स। फिर आ जाता है वी हैव आफ्टर दिस वी हैव द बेलीम्यूमैब। ठीक है, ये उन लोगों में देंगे विच पेशेंट विद आर्थराइटिस, सीरोसाइटिस और स्किन डिजीज़। ठीक है, अब जिन लोगों के अंदर आपने फ्लेयर्स होते हैं ना, फ्लेयर्स मैंने आपको बताया था, फ्लेयर्स में क्या है? आपको एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉजिटिव मिल रही है और आपको C3 C4 कम मिल रहे हैं एकदम से। इसका मतलब कि आप उसके लिए, फ्लेयर्स के लिए आप क्या दोगे? बेलीम्यूमैब दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक्यूट फ्लेयर्स अगर आ रहे हैं तो आप क्या दोगे? एक्यूट फ्लेयर्स मैंने आपको बताया कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आप क्या करोगे? हाई डोज IV स्टेरॉइड्स दोगे। एकदम से फ्लेयर आया, हाई डोज IV स्टेरॉइड्स दिए, IV साइक्लोफॉस्फामाइड दिया। ठीक है, ये हम कब देते हैं? एक्यूट फ्लेयर्स में, रीनल, CNS एंड कार्डिक इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, फिर क्या है? अगर ल्यूपस नेफ्राइटिस है, मतलब किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, हाई डोज IV स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपने दे के देख लिए, साथ में आपने IV साइक्लोफॉस्फामाइड दे के देख लिया, सॉरी, साथ आपने IV साइक्लोफॉस्फामाइड दे के देख लिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं शोर हो रहा है थोड़ा, जाती हूँ। ठीक है, आपने क्या किया? आपने उसको जो है ये देख लिया, फ़र्क नहीं पड़ा। आपने क्या किया? हाई डोज स्टेरॉइड्स दिए प्लस माइकोफेनोलेट दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक्यूट फ्लेयर्स में आपने स्टार्ट किया, उसको हाई डोज स्टेरॉइड्स दिए, माइकोफेनोलेट दिया। ठीक है, अब उसको जो है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करोगे। सिम्टम्स जो हैं वो जैसे इन चीज़ों को देने से कम होंगे। कैसे पता चलेगा कि फ्लेयर कम हो गया? अगेन आप C3 C4 का लेवल देखोगे, वो आपको ज़्यादा मिलेगा और DNA एंटीबॉडीज़ का लेवल कम मिलेगा। इसका मतलब कि वो जो एक्यूट फ्लेयर है और सिम्टम्स कम हो रहे हैं, वो कम हो गए हैं, तो आप इनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रीटमेंट होती है। मैं एंड पे रिपीट कर दूँगी। फिर मेंटेनेंस थेरेपी होती है। मेंटेनेंस थेरेपी में आप ओरल स्टेरॉइड्स देते हो पेशेंट को, प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हो, इन विच वी हैव द एज़ैथ्रोपिन। ठीक है, एज़ैथ्रोपिन, मेथोट्रेक्सेट, माइकोफेनोलेट, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो एज़ैथ्रोपिन होता है ना, ये आप शुरू में नहीं इस्तेमाल करते, आप इसको रिज़र्व रखते हो फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस। ठीक है, और इसको साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ देते हो। ठीक है, इसके अलावा रीनल डिजीज़ होती है तो उसके लिए फिर आप देते हो इम्यूनोसप्रेशन में, मोनोक्लोनल में भी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, अदालिम्यूमैब। ठीक है, तो क्या है, आपने क्या किया? सबसे पहले आपने उसको कहा सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर आपने उसको दर्द के लिए एनाल्जेसिक्स एनसेड्स दिए। अगर मॉडरेट है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया। अगर एक्यूट फ्लेयर है तो आपने बेलीम्यूमैब दिया, सॉरी, हाई डोज स्टेरॉइड्स के साथ IV साइक्लोफॉस्फामाइड दिया। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फेनोलेट से चेंज कर दिया। ठीक है, अगर मेंटेनेंस थेरेपी है तो ओरल स्टेरॉइड्स के साथ आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स रखोगे, एज़ैथ्रोपिन। ठीक है, अच्छा, फिर ये ना हमारी होती है कि किडनी का ना, अगर क्लास 1 है तो उसमें क्या होगा किडनी में, कि हमने RFTs करवाए, नॉर्मल सब कुछ था, तो हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते। लेकिन अगर किडनी में ये है कि माइक्रो हेमेचूरिया है और प्रोटीन यूरिया है, तो फिर आप क्या करते हो कि इसमें भी हमारा ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, और मतलब पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ACE इनहिबिटर्स दे देते हैं। अगर पेशेंट को हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे? इंडक्शन करेंगे स्टेरॉइड्स के साथ, प्लस माइकोफेनोलेट देंगे और साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। ठीक है, मतलब कि स्टेरॉइड्स के साथ माइकोफेनोलेट या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड। अगर क्लास 4 है तो उसमें क्या होगा? GFR कम हो गया होगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो भी सकता है, नहीं भी। तो उसमें आप क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स नहीं करेंगे, इसमें आप एज़ैथ्रोपिन दे देंगे माइकोफेनोलेट के साथ। ठीक है, माइकोफेनोलेट या एज़ैथ्रोपिन। ठीक है, अगर क्लास 5 है तो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो गया होगा, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया होगा तो आप ACE इनहिबिटर्स ऐड करेंगे।
ठीक है। एस इनहिबिटर्स ऐड करेंगे और ठीक है, एस इनहिबिटर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्लास 6 है तो उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लास 6 में क्या होता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले नॉर्मल है सब कुछ, तो कुछ भी नहीं करना, माइक्रो हेमेचूरिया प्रोटीन जो है कुछ भी नहीं करना। अगर हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है तो वही स्टेरॉइड्स, माइक्रोफेनोलेट और साइक्लोफॉस्फेमाइड। अगर जीएफआर कम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी नहीं हुआ या हो भी सकता है, तो वही माइक्रोफेनोलेट एज़ाथ्रोपिन। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया तो एस इनहिबिटर्स, और अगर एंड स्टेज है तो फिर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन में हमेशा याद रखना है कि जो है ना वो हम यूज़ करते हैं डिस्क्वायड ल्यूपस के लिए, सिस्टेमिक ल्यूपस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये हर चीज़ में आपके पास इफेक्टिव है। अब साइक्लोफॉस्फेमाइड मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटमेंट आपका होता है या तो एक्यूट फ्लेयर्स में आप इसको यूज़ करते हो या मेंटेनेंस थेरेपी में आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो इसकी वजह से हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मैज़ना देंगे जो कि इन मेटाबोलाइट्स को जो है ना पकड़ के रखेगा। ठीक है, और ये क्या करवाता है, इसे इज़ोफर्मिया और एनोवुलेशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमने इसका ध्यान रखना होता है। अब एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्राइटिस। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस नेफ्राइटिस। ठीक है, अब ड्रग्स का नाम याद रखना है, कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं ये लूपस लाइक सिंड्रोम कॉज करती हैं। दीज आर हाइड्रालाजीन, ठीक है, और आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, पेंसिलामीन, मिथाइलोपाक्विनिडीन। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है हाइड्रालाजीन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन। ठीक है, आइसोनियाजिड एंटी टीबी थेरेपी है, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन जो है ये दोनों हमारे वो हैं एंटी एरिथमिक्स हैं। हाइड्रोलाजीन आपको पता है कि ये हाइपरटेंशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर मिथाइलोपा हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है, पेंसिलामीन है, और एंटी टीएनएफ एंटीबॉडीज़ हैं, और इंटरफेरॉन्स हैं। ये सारे जो है ना एसएलई लाइक सिंड्रोम कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आती हैं। अब ये जो है हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि एसएलई से कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स तो ल्यूपस लाइक आ रहे हैं। तो हम जो है देखेंगे कि ये माइल्डर डिजीज़ होगी ड्रग इंड्यूस। ठीक है, इसमें मोस्टली पेशेंट जो अर्थराइटिस और सीरोसाइटिस के साथ आएगा। मतलब कि सीरोसाइटिस मींस कि प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के साथ। तो ये रिवर्सिबल होता है। हम जैसे ही ड्रग्स को स्टॉप करेंगे तो 4 से 6 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है या 1 से 2 हफ़्ते के अंदर जो है ठीक हो जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ जो पॉजिटिव मिलती हैं वो कौन सी होती हैं? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। ठीक है, बाकी सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डबल स्ट्रैंड डीएनए एंटीबॉडीज़, स्मिथ एंटीबॉडीज़, वो सारी हमें नेगेटिव मिलती हैं, एंड एआरई नेगेटिव मिलती हैं, मतलब न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ भी, और कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल मिलते हैं। तो फिर मतलब एक तो ड्रग की हिस्ट्री होगी और दूसरा एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ हैं। और ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग्स को स्टॉप करो, खुद ब खुद 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखें, ये रेनॉल्ड फिनोमेना है, जिसमें देखें डिजिट्स जो है ना उनकी अल्सरेशन हो गई है और डिजिट्स ब्लू हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। ठीक है, ये जो है ना ये मैलर रैश है, SLE की इस तरह से नज़र आती है, बटरफ्लाई रैश। ठीक है, ये वो वाली रैश है। और ये एक चीज़ होती है लिबेडो रेटिकुलरिस। ये SLE और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर आपको ये डर्मेटोलॉजिकल साइन मिलता है। ठीक है, जैसे वो तारें मतलब बनी हुई थी, नेटवर्क सा बना होता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टेमिक लूपस आर्थराइटिस, ये आपने देखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैलर रैश, डिस्क्वायड रैश, फोटोसेंसिटिविटी, ओरल अल्सर्स, हमने देखे हैं ना, वही है उसमें फार्मासूट में तुमने देखा है। इसके अलावा आर्थराइटिस, सीरोसाइटिस, रीनल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज पॉजिटिव। ये भी आप पिक्चर देख लें। दिस इज़ द मैलर रैश, बटरफ्लाई रैश, जो कि आपको नज़र आ रही है इस तरह से ना, ये बटरफ्लाई के पड़ है और ये दरम्यान में ऐसे। ठीक है, और इसने नेज़ोलेबियल फोल्ड्स को जो है ना नहीं इन्वॉल्व किया होता। ठीक है, दिस इज़ डिस्कॉइड रैश। ठीक है, जो डिस्कॉइड रैश होती है ना वो इस तरह से हमें पैर रहती है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्कॉइड रैश जो है इरिथमेटस प्लेक्स की फॉर्म में होता है। हार्पर केराटोसिस हो जाती है, फॉलिकुलर प्लगिंग हो जाती है, तो ये चीज़ आता है। ठीक है, इस तरह से ये भी आप देख सकते हैं पिक्चर SLE के लिए।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होता है ना, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग होता है। तो इससे ये क्या करता है, देखें, टी सेल्स की प्रोलिफरेशन को कम करेगा, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को कम करेगा, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करेगा, लिपिड कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं, ये ऑटो इम्यूनिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है ना, वो रेटिनल टॉक्सिसिटी होती है, इसलिए एनुअल आई एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। तो ये है चीज़। इसके यूक्यूज़ डिस्कस करते हैं। 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल आ रही है आपके पास, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स एंड ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड, दिस इज़ रेनॉल्ड्स फिनोमेना। देन बटरफ्लाई रैश चीक्स पे है, रेडनेस ऑफ आई है। उसके बाद आ जाता है ESR उसका रेस्ट है, हीमोग्लोबिन उसका कम है, मतलब CBC में प्रॉब्लम है, और WBCs भी उसके कम है। तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? तो इसमें आपको कितने से फीचर्स मिल रहे हैं? रेनॉल्ड फिनोमेना मिल रहा है, बटरफ्लाई रैश मिल रही है, ESR रेज्ड मिल रहा है, हीमोग्लोबिन कम मिल रहा है, WBCs कम मिल रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें, ऑलमोस्ट 4 से 5 चीज़ें जो हैं, ये डायग्नोस्टिक है फॉर SLE। 4 अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखनी है। यू विल डू द CBC विच शोज पैनसाइटोपिनिया। यू विल डू द सीरोलॉजी, जिसमें आप उसके एंटीबॉडीज़ चेक करोगे, एंटी DNA एंटीबॉडीज़, और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़। आप कॉम्प्लीमेंट लेवल्स चेक करवाओगे, जो कि आपको कम मिलेंगे। देन आप RFTs करवाओगे, जिसमें आपको यूरिया क्रिएटिनिन एलिवेटेड मिल सकते हैं। आप जो है ये चीज़ें करवाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके आ जाती हैं कि इसकी 4 सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकता है, ल्यूपस प्लूराइटिस हो सकता है, ल्यूपस गैस्ट्राइटिस हो सकता है, CNS में सीजर्स हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसकी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स ऑन एक्सपोजर टू कोल विच इज़ रेनॉल्ड फिनोमेना, हीमोग्लोबिन कम है, TLC कम है, और देन एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ और DNA एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है। सो दिस इज़ SLE, ठीक है। What are the clinical signs you will look in this patient to reach the final diagnosis? Enlist any 6 of them. तो क्लिनिकल साइंस में आप कोई भी लिख देंगे, जैसे आप लिखेंगे कि उसके अंदर जो है आपको मिल सकता है कुछ, स्किन पे आपको बटरफ्लाई रैश मिल सकती है, डिस्कॉइड रैश मिल सकती है, माउथ अल्सर्स में से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है एनीमिक मिल सकती है, उसको फीवर हो सकता है, उसका हेयर लॉस, स्कारिंग, एलोपीसिया आपको मिल सकता है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, स्वॉलन मिल सकते हैं, जॉइंट्स पेनफुल मिल सकते हैं, और ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल साइंस टू रीच द डायग्नोसिस। उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो है वाइल ऑन इकोकार्डियोग्राम, अच्छा बता रहे हैं कि आफ्टर फ्यू डेज़ उसको क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जो है उसको सडन वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी हो गया। CT स्कैन पे हमें इन्फेक्शन मिला। इकोकार्डियोग्राफी जो हमने परफॉर्म की तो हमें माइट्रल वॉल पे वेजिटेशंस मिली। ब्लड सैंपल्स हमने लिए जिसमें हमें कोई ग्रोथ नहीं मिली, और बट कॉम्प्लिकेशन हैज़ डेवलप्ड, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रही है इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर, ये जो वेजिटेशंस और माइट्रल वॉल्व, ये आपको क्या लग रही है कि एंडोकार्डाइटिस समथिंग हो गया ना, और वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? दिस इज़ स्ट्रोक, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने कौन सी ड्रग्स देनी है, स्टार्ट करवानी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि as this is most likely developed due to antiphospholipid antibody that by anticoagulant और antiplatelet medications administered। और फिर वो कहते हैं कि IV injections of recombinant tissue plasminogen activator जो हम देंगे, क्योंकि इसको ना वो हुआ है कोगुलेशन का प्रॉब्लम मसला चल रहा है ना, तो कोगुलेशन में ही स्ट्रोक फिर होता है ना, तो जो है सब कुछ क्योंकि उसका एंडोकार्डाइटिस हुआ है रिजल्ट कोगुलेशन, ठीक है। तो एंटीफॉस्फोलिपिड जो है वो उसको हो सकता है,
तो हम एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन देंगे और स्ट्रोक डेवलप हुआ है, और दूसरा हम उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देंगे लाइक एल्टीप्लेस, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स हैं, एक एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस और एक हमारे आईवी इंजेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है प्रेजेंट्स विद द पेन एंड स्वेलिंग ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स and rash in the face। ठीक है, और oral ulcers and no history of morning stiffness। अब वो यहाँ पे दरअसल ना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको पेन एंड स्वेलिंग स्मॉल जॉइंट्स है, तो आप सोचोगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में से आपको रैश नहीं मिलेगी। ठीक है, और मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 1 घंटे की तकरीबन मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ओरल अल्सर्स आपको मिल रहे हैं, मतलब ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, यू विल कंसिडर द सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं कि व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू कैरी आउट टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। सो इन्वेस्टिगेशन आप लिख दोगे CBC, SR, RFTs, LFTs, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ऑटो एंटीबॉडीज, जो आप सारी लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुछ दिनों के बाद उसको चेस्ट पेन शुरू हो गई, जो कि बेंडिंग फॉरवर्ड से ज़्यादा हो रही थी। ऑस्कल्टेशन पे आपको स्क्रैची साउंड मिला और ये सब कुछ। ठीक है, तो दिस विल बी द scratchy sound on the pericardium that aggravates on pressing the bell of the stethoscope। तो दिस इज़ व्हाट स्क्रैची साउंड, आपको हमने अभी CVS पढ़ा है, उसमें आपने स्क्रैची साउंड सुना था, मैंने बताया था स्क्रैची साउंड होती है और बेंडिंग फॉरवर्ड में ज़्यादा हो जाती है। क्या चीज़ थी? पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन कौन सी डेवलप हो गई है? पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो हाउ विल यू मैनेज? तो पेरिकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट आपको याद है कि इसमें हम एनसेड्स देते थे और एस्पिरिन देते थे मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते थे, और जिसमें हम IV बोलस देते थे सीवियर पेरिकार्डाइटिस में मेथाइलप्रेडनिसोलोन का, ये वही है। और ना ये पेरिकार्डाइटिस और ये सब कुछ ना इसमें हम सोचेंगे उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट इसकी होगी, और मतलब जो सिम्टम जो प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आई है आपने उसको ट्रीट करना है, सारा ट्रीटमेंट नहीं लिखने बैठ जाना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है कि यंग वुमेन OPD में आई है विद अ फीवर, एथ्रैल्जिया, वेट लॉस, फोटोसेंसिटिविटी, रैश। ठीक है, अच्छा उसको और क्या है? बटरफ्लाई रैश है, और फेस पेरीऑर्बिटल पफिनेस मतलब रीनल इन्वॉल्वमेंट है, बायलेटरल एडीमा। ठीक है, एज भी उसका कम है, ESR एलिवेटेड है, और प्रोटीन यूरिया, RBC कास्ट, चेस्ट एक्सरे हमें करवाया वो नॉर्मल है, NA पॉजिटिव है, और कार्डियोमेगाली है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो ये क्या है? ल्यूपस नेफ्राइटिस ड्यू टू SLE। क्राइटेरिया टू डायग्नोज द SLE आपने 11 चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। बटरफ्लाई रैश, डिस्कॉइड रैश, फोटोसेंसिटिविटी, ओरल अल्सर्स, आर्थराइटिस, सीरोसाइटिस, किडनी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर ये 4 से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो ये पॉजिटिव है, ये आप इस तरह से लिखेंगे। फिर मैनेजमेंट आप लिखेंगे कि क्योंकि इसको मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो दिस इज़ मिनिमल प्रोटीन यूरिया और RBC कास्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मिनिमल मेजेंजियल जो होगा उसके लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है। मेजेंजियल प्रोलिफरेटिव है जिसमें क्लास 2 है लुपस नेफ्राइटिस, उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर प्रोटीन यूरिया जो है वो 1000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा है, तो उसमें हम प्रेडनिसोलोन देंगे लो टू मॉडरेट डोजेस में फॉर 1 to 3 मंथ्स विद सब्सिक्वेंट टेपरिंग ऑफ। ठीक है, तो ये देखें जो सिम्टम पेशेंट को आ रहा है आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, सारा ट्रीटमेंट नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ आ जाती है, और लास्ट वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में मैं आपको स्टेप अप की जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। अब जो वुमेन होती है ना चाइल्ड बियरिंग एज की, उनमें 90% केसेस में जो है ना ये होता है SLE, और जो है वुमेन हैव मोर सीवियर डिजीज़। ठीक है, अगर उनका SLE होती है तो वो सीवियर ज़्यादा होगी।
उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो न्यूनेटल ल्यूपस में होती हैं कि जो बच्चा होगा न्यूनेट उसको स्किन लीजेंस मिलती हैं, कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज़ मिलती हैं जिसमें एवी ब्लॉक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स मिलती हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या मिलती है, वेल्वुलर और सेप्टल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो स्किन, कार्डिक और वेल्वुलर और सेप्टल डिफेक्ट्स मिलते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स होती हैं एसएलई की वो कौन कौन सी होती हैं, स्पॉन्टेनियस एसएलई, क्यूटेनियस एसएलई मतलब जिसमें सिर्फ स्किन लीजन्स हैं, फिर ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई और एएनए नेगेटिव ल्यूपस। ठीक है, एएनए नेगेटिव जिसमें एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होंगी। ठीक है, उसमें आपको जस्ट आर्थराइटिस रेनॉल्ड फिनोमेना क्यूटेनियस ल्यूपस मिलेगा। ठीक है, और फिर ये आता है कि कंडीशंस जिसमें एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, शॉगरेन सिंड्रोम, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, पोलीमायोसाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। ठीक है, इन सब में एएनए पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जो एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ होती हैं दीज आर सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, कि इन सब डिजीज़ में ये पॉजिटिव मिलती हैं लेकिन एसएलई में पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगी। ठीक है, मतलब तकरीबन सारे पेशेंट में पॉजिटिव मिलेंगे, फिर आप सारे सोचोगे कि इनको ये हो सकता है, फिर आप जो है एंटी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव आपको मिलती हैं तो फिर वेरी स्पेसिफिक होगी कि ये एसएलई ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। और बाकी ये है कि ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो है अवॉइड सन एक्सपोजर, एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, बेस्ट लॉन्ग टर्म थेरेपी जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। और इसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर पेशेंट को हो तो फिर हमारा हेल्पफुल होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। और जो है इसके अलावा हमारा आता है कि मॉनिटरिंग जो है हमने बता दी। और एक्यूट फ्लेयर के लिए स्टेरॉइड्स हैं और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन एसएलई पेशेंट्स आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड रीनल फेलियर। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। और देखिए अगर सिम्टम्स आ रहे हैं एसएलई के ना, लाइक मैलर रैश, आर्थ्राल्जिया, आर्थराइटिस, एलोपेशिया, फटीग, सबसे पहले आपने क्या करना है, एएनए लेवल चेक करना है। ठीक है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो एएनए लेवल चेक करना है। ठीक है, अगर एएनए पॉजिटिव है तो आपने एडिशनल टेस्ट करवाने हैं जो कि हमने देखे हैं दूसरी एंटीबॉडीज़। ठीक है, फिर आपने देखना है कि क्या आपके एडिशनल टेस्ट आपने करवाए हैं तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एसएलई है, अगर नहीं कर रहे तो आपने रिकन्सिडर करना डायग्नोसिस को। ठीक है, अगर एएनए नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब एसएलई नहीं है। ठीक है, कोई और डिजीज़ है। तो एएनए पॉजिटिव आना मतलब बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज आती हैं, नॉन स्पेसिफिक है। फिर आपने जब एएनए पॉजिटिव आ गया, बाकी टेस्ट करवाए, एसएलई के क्राइटेरिया को मैच किया और फिर ट्रीटमेंट इस तरह से डायग्नोज करते हैं एसएलई को। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसएलई। नेक्स्ट में हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस करेंगे।